चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं जो आपके एमसीक्यू में काम आएंगे। क्या काम आएंगे सर, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा बताइए मिनिमम नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं, सारे बच्चे बताओ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं प्राइवेट कंपनी में वो कितने होते हैं। सर 2 होते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो पब्लिक कंपनी में वो 3 होते हैं। सर ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो ओपीसी में होते हैं वो भी कितने होते हैं, एक। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मेरठ के सेंटर है भाई, बहुत दूर है यहाँ से, आगे फिर एमसीक्यू सॉल्व भी तो करने होते हैं ना। बोलो 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 जल्दी से, फटाफट से। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ ओपीसी बताओ, चलो। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ ओपीसी, 1% कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? क्या ये बात आपको पता है? चेक करते हैं कितने बच्चों को ये बात पता है ओपीसी के केस में। वेरी वेरी गुड। तो भाई प्राइवेट कंपनी अगर आपकी है तो आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स लगेंगे, पब्लिक कंपनी है तो आपको मिनिमम 3 डायरेक्टर्स लगेंगे, और ओपीसी है तो आपको मिनिमम 1 डायरेक्टर लगेगा। लेकिन जब आती है मैक्सिमम की बारी तो सभी मेंबर्स को जो है 15। दूसरा सवाल, हाँ, विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन। वेरी गुड वरुण। अगर मैं इस 15 डायरेक्टर्स को बढ़ाना चाहूं तो क्या मैं बढ़ा सकता हूं? ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बी इंक्रीज्ड। यहां पर फर्स्ट प्रीविजन कहता है यस बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, हाउएवर देयर इज नो नीड टू पास एसआर। यहां पर यानी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आप जो है बढ़ा सकते हो, नो नीड फॉर एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली बढ़ा सकते हो प्रोवाइडेड वो अच्छी कंपनी है। अच्छी का मतलब ऐसी कंपनी जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने के लिए और एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए। ठीक है, 137 और सेक्शन 92 है, हालांकि सेक्शन आप नहीं भी मेंशन करेंगे तो चल जाएगा। यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज बताइएगा। मिनिमम नंबर ऑफ क्या नाम है डायरेक्टर्स हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, और क्या मैक्सिमम को बढ़ा सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो मिनिमम, मैक्सिमम और क्या बढ़ा सकते हैं, ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी है कि मैक्सिमम 15 से ज्यादा को बढ़ाया जा सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है सेक्शन 8 कंपनी को, इन केस अगर वो ऐसी कंपनी है जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न जो है फाइल करती रहती है, कोई डिफॉल्ट नहीं करती है। बस यहां तक प्रोविजन है खाली मिनिमम मैक्सिमम का और बढ़ाने का। आप बोलो समझ में आया या नहीं आया? बोलो बच्चे बोलो, समझ में आया या नहीं आया? हाँ, बच्चे कह रहे सर समझ में आया। अब यार ये माइक कहाँ लगाऊं मैं? मुझे बताना भाई वॉइस में कोई चेंज तो नहीं लगा आपको? यस आफ्टर पासिंग एसआर देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम डायरेक्टर्स। यस यस सर, क्लियर है। सब बच्चों ने बोला सर एकदम क्लियर है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आया कंसेप्ट नारी शक्ति का। नारी शक्ति का मतलब वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर के ऊपर थोड़ा मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है। अभी जून 25 में कोई बच्चे जल्दी से देख के बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आया है डायरेक्टर्स पर, फटाफट से। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है बिकॉज वुमेन डायरेक्टर के ऊपर है काफी सारी चीजें, है ना, बट 7 नंबर में पूरा तो नहीं, पार्ट्स में पूछा जा सकता है। और मैंने आपको बता दिया इस बार आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पर खाली रट के चले जाना विल नॉट बी गुड टू अटेम्प्ट द 100% पेपर। ठीक है, पास होने लगे तो ठीक है, लेकिन आप कितना अटेम्प्ट करेंगे उसमें से कितना वो चेक करके देगा, ऐसा थोड़ा सा दिक्कत है। शिखा ने कहा सर नहीं दिक्कत नहीं है, वॉइस बिल्कुल ठीक है, नो चेंज, वेरी वेरी गुड। तो आते हैं सर वुमेन डायरेक्टर पे। वुमेन डायरेक्टर का सेकंड प्रोविजो है, प्रोविजो याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ड्यूटीज वाला क्वेश्चन आया था, अभी मुझे याद आया, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज वाला क्वेश्चन आया था, पावर्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटी, ऐसे कुछ। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ऐसा हम अश्योर कर सकते हैं आपको कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है तो बाकी सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ेंगे मेरे साथ। वीडियो एक बार रीड कर लेंगे, कहीं एमसीक्यू में ना आ जाए। ठीक है, फॉलोइंग कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। कह रहे सभी के लिए नहीं, इन कंपनीज के लिए। कह रहे कौन सी कंपनी? पहली चीज तो लिस्टेड कंपनी का चाहे टर्नओवर कुछ भी हो, लिस्टेड कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कुछ भी हो, सभी लिस्टेड कंपनी को अपने लिए एक वुमेन डायरेक्टर लेने की जरूरत है। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। ठीक, अच्छा। दूसरा, अनलिस्टेड कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल या तो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर एक ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, यानी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। आई होप आपको इसका मतलब पता होगा। यानी कि ये 3 कैटेगरी ऑफ कंपनीज ऐसी हैं जिनको लिस्टेड कंपनी है तो वुमेन डायरेक्टर रखनी पड़ेगी, अनलिस्टेड कंपनी है तो 100 करोड़ से ज्यादा या बराबर की पेड अप शेयर कैपिटल होगी तो, और उसके बाद अनलिस्टेड कंपनी है तो टर्नओवर अगर 300 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तो आप सभी को वुमेन डायरेक्टर रखने की जरूरत है। और अगर मान लीजिए कोई न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है तो और उसका टर्नओवर या पेड अप शेयर कैपिटल जो है इसी साल में इंक्रीज हुआ है, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है
न्यूली फॉर्म्ड वर्ड का मतलब, मैंने कहा सर न्यूली फॉर्म्ड वर्ड का मतलब यहाँ पर ये है बीच में इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका जो टर्नओवर है वो या तो 300 करोड़ टर्नओवर चला गया हो या पेड अप शेयर कैपिटल जो है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से उससे क्रॉस कर गई हो, तो विद इन 6 मंथ्स, ध्यान से सुनना, विद इन 6 मंथ्स उसे एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ऐसा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिमूव हो गया है ना, न्यू में ओनली एमसीक्यू ही पूछते हैं बस। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे, वो क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर। कह रहे भाई साहब मान लीजिए कोई वुमेन डायरेक्टर की पोस्ट जो है खाली हो गई, वो छोड़ के चली गई, कोई भी एक्साइटेड रीजन हो गया, तो उसे कैसे फिल करते हैं? शैल बी फिल इन। कह रहे कैसे फिल होगा? जैसे ही बोर्ड मीटिंग होगी आप अगले वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे या विद इन 3 मंथ्स ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अब बोलो सर एक क्वेश्चन पूछो हमसे, हम जवाब देंगे। बोलो क्वेश्चन घुमा के पूछो आपसे, बोलो। 49 बच्चे देख रहे हैं और अभी तक 50 लाइक नहीं हुए हैं, ये तो गलत बात है। लाइक करो, सभी बच्चों के होम पेज तक पहुंचाओ। बोलो बच्चे बोलो, बोलो सर पूछो। हाँ डेंजर क्वेश्चन पूछो। अभी डेंजर तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है? चलिए तनुश्री ने भी कहा सर पूछो। लो मैंने कहा मान लीजिए एक वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी हो गई, ठीक है? कैजुअल वैकेंसी का मतलब अचानक से जो है खाली हो गई है पोस्ट। बोर्ड मीटिंग आई, ये है 1/4 को तो नहीं, टाइम ऐसा नहीं लेंगे, 30/6/2024 को कैजुअल वैकेंसी हुई। 3 महीने कब एक्सपायर होते हैं सर? 9 को, 30/9/2024 को 3 मंथ्स एक्सपायर्ड, ठीक है? 3 मंथ्स। अच्छा सर, और बोर्ड मीटिंग जो है अगले महीने में हुई, 10/10/2024 को बोर्ड मीटिंग हुई। मुझे बताइए वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कब तक हो जानी चाहिए? तुम्हें प्रोविजन पता है तो बताओ। जब 3 मंथ्स एक्सपायर हुए या तो उससे पहले या बोर्ड मीटिंग से पहले भी चलेगा। बोलो। गुड मॉर्निंग अनिकेत। बोलो बच्चे बोलो, बोलो बच्चे बोलो। भुवनेश ने कहा सर 10/10/2024। भुवनेश ने कहा 10/10/2024 बोर्ड मीटिंग से, बोर्ड मीटिंग में। सोच लो, विच एवर इज अर्लियर तो नहीं है, सोच लो बच्चे। और नहीं पता तो बोलो सर बताओ। वरुण कह रहा 39, 30/9। एक बच्चा कह रहा है बोर्ड मीटिंग। चलो लास्ट ऑप्शन 3 मंथ से पहले, इसका मतलब इस पॉइंट में डाउट था। हाँ फोकस वाला बच्चा भी कह रहा है तुक्का था वैसे। भुवनेश क्या तुक्का था आपका? देखा नहीं मैंने। 3 मंथ ऑफ विच एवर इज लेटर। हाँ गौरव ने पकड़ी बात। गौरव कह रहा है सर इनमें से विच एवर इज लेटर का कंसेप्ट है, विच एवर इज लेटर का कंसेप्ट है। इसीलिए 3 मंथ्स अगर पहले एक्सपायर हो गए हैं और बोर्ड मीटिंग जो है वो बाद में आई है, तो आपको बोर्ड मीटिंग से पहले भी कर दोगे, मतलब यहां तक भी कर दोगे तब भी चलेगा, यानी कि बोर्ड मीटिंग से पहले हो जानी चाहिए। बोलो एक और क्वेश्चन पूछो। चलो अब बोलो सर एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बोलो सर एक और क्वेश्चन पूछो। प्राची कहां से देख रहे हो? बोलो सर एक और क्वेश्चन पूछो। और ये ऐसी बातें हैं जो आपके एग्जाम में 110% पूछी जा सकती है। बोलो। चलो तुमने कहा और मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा लो एक और क्वेश्चन बना दिया मैंने। अब इस बार कैजुअल वैकेंसी हुई 30/6/2024 को और हमने 1 महीने बाद ही यानी कि 31/7/2024 को बोर्ड मीटिंग रखी। बताइए व्हाट इज द लास्ट डेट, यहां पर मैंने बोर्ड मीटिंग रखी। बताइए व्हाट इज द लास्ट डेट जब मुझे वुमेन डायरेक्टर को फिल कर देना है उसकी पोजीशन को। लो व्हाट इज द लास्ट डेट?
बोलो बच्चों। हो जाए। हाँ, अब लिख रहे हैं ना बच्चे, अब भी डाउट है, अब भी डाउट है, कुछ बच्चों को अब भी डाउट है। वेरी वेरी गुड। जी हाँ, 30/9/2024 जो है वो, क्योंकि इस बार बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर करूंगा, तो लेटर तो 3 मंथ्स की डेट आ रही है ना, तो ऑन और बिफोर 30/9/2024 इज द करेक्ट आंसर हर्ष। हाँ, 30 10 किलो जा रहे भाई, 10 नहीं है वैभव, 3 जोड़ने हैं वाली। हाँ हाँ, आप समझ आया क्या? हाँ सर, ये छोटी सी बात थी। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं हर कंपनी को एक रेजिडेंट डायरेक्टर चाहिए। यहां पर आपसे पूछूंगा मैं, अगर आपको नॉलेज है तो, कह रहे कौन सी कंपनी को एक रेजिडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत है? कह रहे हर कंपनी को मस्ट हैव एट लीस्ट 1 रेजिडेंट डायरेक्टर। एंड हाउ डू वी कंप्लीट रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज इट शुड स्टे इन इंडिया? लो, तुम्हारी बात अब पूछूंगा, क्योंकि ओपीसी के अंदर 120 है, आप जानते होंगे शायद, हालांकि प्रोविजन धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। रेजिडेंट बताइए पहले फटाफट से, रेजिडेंट बनाने के लिए इंडिया में कितने नंबर ऑफ डेज और कौन से ईयर में? फाइनेंशियल ईयर में या फिर कैलेंडर ईयर में? कोई बात नहीं बेटा, नहीं 182 डेज आर करेक्ट सब बच्चों का, इसमें तो मैं समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। 182 डेज जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट इन व्हाट? फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, ये है सवाल। 180 नहीं है वरुण, 120 गौरव नहीं है इसमें, इसीलिए तो गलत पढ़ के मत जाना। फाइनेंशियल ईयर है या कौन सा वाला ईयर है, या प्रीवियस ईयर है? हाँ, 182 डेज इन फाइनेंशियल ईयर है बच्चों, फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अच्छा, अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, देखो इसमें कंप्यूटेशन आ सकती है आपके एग्जाम में, यानी कि उसे 1 साल में 182 डेज रहना है। एक डाउट वाला क्वेश्चन पूछूं जिसमें मुझे भी डाउट है? बोलो बोलो सर, पूछो, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। एक डाउट वाला क्वेश्चन है मुझे न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के अंदर कि सर इसमें डाउट है, ऐसा हुआ तो कैसा होगा? बोलो सर, अपना डाउट पूछो, हम इंटेलिजेंट बच्चे जो है वो क्लियर करेंगे। मेरा डाउट सुनो फिर। 1/4/2024 और 31 मार्च 2025 मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, 120 बच्चे ओपीसी में, मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉर एग्जाम्पल लेट से 12/12/24 को। अब 12/12/24 से लेकर 31/3/2025 तक कितने दिन होते हैं ये बच्चे? आप मुझे टोटल करो। हाँ, वेरी वेरी गुड। कह रहे सर पूछो आपका डाउट, हमारा डाउट आप क्लियर करते हो, आपका हम क्लियर करेंगे, सिंपल सी बात है। और भाई 51 लाइक पे तो फिर अब तक तो 50 लाइक हो जाने चाहिए थे, कितने हुए बताना जरा। चलो बोलो बोलो फटाफट से, ये कितने नंबर ऑफ डेज हो गए? ऐड करके बताइए। दिसंबर के अंदर बचे हैं आपके कितने दिन? सर दिसंबर के अंदर बचे हैं आपके 19 दिन, फिर 31 दिन बचे जनवरी में, तो 31 + 19 कितने हो गए? 50। फिर फरवरी के अंदर आए तो 28 दिन बचे, तो 78 हो गए, और 78 में फिर हमने प्लस कर दिए कितने? 31, तो 109 दिन होने चाहिए। चलिए, मेरे हिसाब से 109 डेज होने चाहिए। हाँ, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस केस में जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, उस केस में इस 182 डेज का कंसेप्ट कैसे बनाऊं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो अब डेज कम हो गए, ना। अब कंपनी वाला जो व्यक्ति है, जब कंपनी ही इनकॉर्पोरेट तब हुई है, और फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति बाहर से आया है, अब कंपनी ही इनकॉर्पोरेट तब हुई है, और जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट, पहले दिन से वो व्यक्ति इंडिया में है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस बनाने के लिए क्या करना होगा? शिखा ने पूरा बताया, 19 + 31 + 28 + 31 इट्स 109। ओके, वैभव ने बताया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब कंपनी ही इनकॉर्पोरेट इस दिन हुई है, तो क्या ये 182 डेज का कंसेप्ट सेम रहेगा या बदलेगा? बोलो। एक बच्चा कह रहा है 54 डेज। पहले तो ये बताओ सेम रहेगा या बदलेगा? तो आप बोलेंगे सर 182 डेज की रिक्वायरमेंट थी 365 डेज में, नाउ इट विल चेंज
109 डेज में कितने दिन रहेगा तब भी काम चलेगा, ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व होगा, पता है आपको। प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे हम, बोलो। तो 182 दिन की रिक्वायरमेंट जब 365 डेज में थी, हाँ चेंज होगा, तो 109 डेज में कितनी होगी, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सही रहेगा, सही क्या रहेगा बेटा, जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट से। जल्दी जल्दी बताइए। तो कुछ मैंने कंप्लीट करके मुझे बताया कि सर जो आपने इक्वेशन दी है वो पॉइंट में आ रही है, एंड वी विल राउंड ऑफ टू नियरेस्ट ऑफ 1, तो 54 डेज आना चाहिए, ठीक है। हाँ, भुवनेश ने कहा ये न्यू था मेरे लिए। बच्चे क्लास ही हम इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल डीप, अभी मैं नोट्स को ऊपर ऊपर से पढ़ा दो, आपको ऐसा लगेगा सर मजा आ गया, लेकिन मजा आपको पेपर में नहीं आएगा। हर चीज का मतलब है। तो वुमेन डायरेक्टर की अगर कैजुअल वैकेंसी हो सकती है तो वो कैसे फिल हो सकती है, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर केस स्टडी आ गई तो आप फंस जाओगे। ऐसे ही न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के अंदर अगर किसी व्यक्ति को रेजिडेंट बनाना है तो उसको रेजिडेंट कैसे बनाएंगे, तो सर उसको रेजिडेंट बनाएंगे हम कैसे, उसको रेजिडेंट बनाएंगे हम प्रोपोर्शनेटली। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। जी सर समझ में आ गई, आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने शुरू करने वाला हूं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, और आप सब बोलिए बेसिक्स डन। बेसिक्स में हमने डायरेक्टर कौन होते हैं वो देखे, डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, मिनिमम मैक्सिमम, और वुमेन डायरेक्टर कौन होती है और कैसे अपॉइंट की जाती है वो मैंने आपको बताया। क्या मेरी बात समझ में आती है? जी सर मेरी बात समझ में आ गई है। कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल करना है वो भी बता दिया है मैंने। रेजिडेंट डायरेक्टर का क्या कंसेप्ट है और कौन सी कंपनी को रेजिडेंट डायरेक्टर रखना है। हर कंपनी को, चाहे टर्नओवर लिस्टेड अनलिस्टेड कुछ भी हो, हर कंपनी का एक डायरेक्टर रेजिडेंशियल स्टेटस वाला जो है रेजिडेंट होना चाहिए। और 182 डेज इन फाइनेंशियल ईयर जो है वो हो गया है आपका। मैंने एक न्यूमेरिकल करवा दिया है आपको। अब चला मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे। क्या आप मेरे साथ तैयार है? जल्दी से बताइए। चलिए वुमेन डायरेक्टर एक बार थोड़ा सा एक बार क्विक रिकैप करा देता हूं। वुमेन डायरेक्टर पे हर कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनीज है, ऐसी कंपनी जो अनलिस्टेड है, यानी अनलिस्टेड कंपनी को देखना पड़ेगा। अगर उनके पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाते हैं तो उसे वुमेन डायरेक्टर रखना है। अगर अनलिस्टेड कंपनी का टर्नओवर या फिर ये सब और है, और का मतलब या तो लिस्टेड कंपनी का, या तो लिस्टेड कंपनी है तो, या फिर अनलिस्टेड कंपनी है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, या अनलिस्टेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा है। ये बात थी। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर कोई नई कंपनी बनी है तो उसे कितने दिन के अंदर अंदर ये काम करना है, तो सर 6 मंथ्स के अंदर इनकॉर्पोरेशन से उसे वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर देना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। कैजुअल वैकेंसी का क्या होगा? मैंने कहा भाई कैजुअल वैकेंसी केस में तो मैंने आपको केस स्टडी भी करा दी कि अगर आपकी कोई वुमेन डायरेक्टर छोड़ के चले जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उस केस में क्या करना है, तो भाई जैसे ही नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें अपॉइंट कर देना, या फिर विद इन 3 मंथ्स व्हिचएवर इज लेटर, यानी कि बोर्ड मीटिंग होगी लेकिन अभी 3 महीने का समय बाकी है तो अभी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पहले 3 महीने एक्सपायर हो गए, बोर्ड मीटिंग आगे होने वाली है तो आगे वाले में भी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब है हर कंपनी के पास, हर कंपनी वेदर लिस्टेड अनलिस्टेड कुछ भी हो, हर कंपनी के बाद एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब 182 डेज इन फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर। और अगर मान लीजिए कंपनी ही इनकॉर्पोरेट लेस देन 182 डेज के अंदर हुई है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट एक साल के अंदर 182 दिन से कम के लिए हुई है, तो कैसे काम चलेगा? मैंने कहा तो ऐसे काम चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? जी सर समझ में आ गई। अब मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरफ चल रहा हूं। सब बच्चे बोल दीजिए सर रेडी है, अब चलो आगे। हो गई बात हमारी। शिखा कह रहे फर्स्ट जीएसटी एंड इनकम टैक्स। ओके सो एक्साइटेड, वेरी वेरी गुड। ये न्यूज लेकिन फैल जानी चाहिए भाई पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में, जो भी हमारे सीएमए वाले बच्चे हैं, ये न्यूज फैल जानी चाहिए लेकिन सब तक कि भाई उस दिन बैठेंगे और उस दिन जो है काम करेंगे। चल वेरी वेरी गुड। और सब बच्चे भाई, एक भी बच्चा पूरी लाइव में से चला गया ना फिर मैं लाइव बंद कर दूंगा और अगली वाली नहीं करूंगा, है ना। एक भी बच्चा अगर लाइव से उस बीच में से उठ के चला गया, हाँ ब्रेक ले लेंगे बीच बीच में 5-5 मिनट के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर अब आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे, ध्यान से सुनना। कह रहे सभी लिस्टेड कंपनी को कम से कम 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंट रखना है। इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब होता है जिनका कोई लेना देना नहीं है कंपनी से, जिनसे वो डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस ना हो सके, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब अगर कोई ऐसा डायरेक्टर रख दे जिसके रिश्तेदार की कंपनी है तो क्या वो ढंग से चलाएगा? नहीं। तो हर कंपनी डायरेक्टर्स के जो डायरेक्टर्स हैं उनके, उसमें कुछ डायरेक्टर्स को ऐसे रखना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। अब इंडिपेंडेंसी कैसे तय होती है इसका एक अलग क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में 110% 7 मार्क्स के लिए आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी भी है और कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है इसको लेके प्रोविजन भी है। तो दिस इज द आइडियल क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन 7, मतलब 7 मार्क्स क्वेश्चन। आइडियल क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। एक बार को वुमेन डायरेक्टर में हम ज्यादा नहीं लिख पाएंगे लेकिन आ तो वो भी सकता है, फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ज्यादा चांसेस हैं। तो आप मेरे साथ रेडी हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ने के लिए? चलिए
तो हर एक लिस्टेड कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से कम 1/3 जो है वो टोटल डायरेक्टर्स जो है वो क्या होने चाहिए सर, वो होने चाहिए आपके इंडिपेंडेंट। और अगर कोई पब्लिक कंपनी है, ये कौन सी पब्लिक कंपनी है सर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिख दूं मैं, कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के पास मिनिमम 2 डायरेक्टर्स भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये मिनिमम 2 डायरेक्टर्स जो है ना, ये किसके बारे में कह रहे हैं सर, टोटल डायरेक्टर्स के क्या होने चाहिए, 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यानी कि अगर आपकी कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं तो 1/3 वर्ड का मतलब है 5 डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए। बट बुक में तो नहीं है बेटा, क्वेश्चन देखना आप, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, बुक वाला है क्वेश्चन सारे पूछ लेते तो न्यूमेरिकल में मजा ना आ जाता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है शिखा, 100% पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक कंपनी, कितने मिनिमम 2 जो डायरेक्टर्स हैं उनके वो क्या होने चाहिए, फटाफट से बताइए। पब्लिक कंपनी के मिनिमम जो 2 डायरेक्टर्स हैं वो होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पेड अप शेयर कैपिटल, देखिए अब ये पब्लिक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि सभी पब्लिक कंपनीज पे होगा, नहीं लिस्टेड में तो बोल दिया, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, चाहे आपका टर्नओवर कुछ भी हो, चाहे पेड शेयर कैपिटल कुछ भी हो, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है सर, पब्लिक कंपनी में एक बार देखना पड़ेगा, 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है सर। 3 चीजें क्या है, मैंने कहा अगर उसका पेड शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो तो उससे ज्यादा वर्क तो बेटा डायरेक्टर का ही रहता है, लेकिन उसके डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होते किसी पर, मतलब वो कंपनी के बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में ऐसा सही सोच के चलता है, मतलब कोई लेना देना ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो नेतागण हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में ये बोला जाता है कि ये जो लोग हैं वो इनका कोई पर्सनल मतलब परिवार नहीं है, इनके बीवी बाल बच्चे नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेंगे देश के लिए, ऐसा माना जाता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जजेस की बेंच बैठी है और किसी पर, फटाफट से देखिए जरा ध्यान से, किसी का केस हुआ है हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, तो किसी ना किसी डायरेक्टर को ऐसे को जरूर बिठाएंगे वो उस बेंच में जो इंडिपेंडेंट रहे, जो न्यूट्रल रहे, जो पक्षपात ना करे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ऐसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जैसे आप कभी क्रिकेट मैच खेलने गए हो तो उसमें जो आपका एम्पायर होता है, ठीक है, या कोई भी मैच खेलने गए हो जिसका जो रेफरी होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका इस उधर साइड से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? ये ऐसा वाली चीज है। तो 3 ही केस है इसके अंदर, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया हो, ठीक है सर, जिसके लोन्स एंड एडवांसेस या फिर जो डिबेंचर वगैरह है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो गया और टर्नओवर 100 करोड़ से। 3 ही चीजें हैं, लाइन बाय लाइन देखिए। लेकिन एक कैच है इसमें, मुझे बताओगे इन अमाउंट्स में जो लिखा हुआ है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन तीनों में एक कोई ऐसी चीज है जिसमें बहुत बड़ा गैप है और उससे अलग ही मतलब निकल के आ जाएगा, कोई बच्चा पहचान सकता है कहां पर? तीनों चीजों को ध्यान से पढ़िए, और मैंने छुपके से वो चीज छुपा ली है, बताइए जरा फटाफट से। और फिर उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूंगा आपको, और मेरे 4 टॉपिक जो है आपके, एक आपके डायरेक्टर का आज इंट्रोडक्शन, डायरेक्टर मिनिमम मैक्सिमम कैसे होते हैं, वुमेन डायरेक्टर का क्या रोल होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, और अगर कोई डायरेक्टर है तो वो डिस्क्वालीफाई कैसे हो जाएगा अपॉइंटमेंट से। ये 4 क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं। सी वाला पॉइंट वेरी वेरी गुड, भुवनेश ने पकड़ लिया है सर। सी वाला पॉइंट पता है क्या कहता है? उसमें इक्वल्स टू नहीं है, यानी कि हर एक कंपनी 50 करोड़ तक के लोन्स एंड डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स जिनके पास है उन्हें जरूरत नहीं है। जब 50 करोड़ से, वेरी वेरी गुड, सब बच्चों ने पकड़ लिया, जब 50 करोड़ से ज्यादा जाएगा तभी होगा, लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा जाता है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर, एक बार दोबारा से बताइए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात चल रही है, हर लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत है, लेकिन अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसे चेक करना पड़ेगा उसका पेड अप शेयर कैपिटल अगर मान लीजिए 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है, लोन्स एंड एडवांसेस 50 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं और टर्नओवर अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत है। लेकिन मान लीजिए अगर ये कंपनी कौन सी कंपनी है, तो दिस प्रोविजन ऑफ लिमिट्स विल नॉट अप्लाई टू जॉइंट वेंचर कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडीज एंड गवर्नमेंट कंपनी। और ये बन जाता है आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ही सुंदर सा पॉइंट कि कौन कौन सी एक्सेप्शन है, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन, और वहां पर वो डाल देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? जी सर। हाँ, दिव्यांश तिवारी कह रहे कि सर 53 है लाइक और बच्चे 45 हैं। क्या मेरी बात? बहुत बढ़िया। 50 बच्चे भी अप्रॉक्स बैठ के सुबह सुबह पढ़ रहे, तो कितना अच्छा लगता है ना, उड़ जाते हैं बच्चे। फिर कहते हैं सर कौन कौन व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, तो जल्दी से आपको बता देता हूं। कह रहे ऐसा व्यक्ति हो जिसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ऑफ पर्सन ऑफ, कैसी, क्या होना चाहिए, देखो जरा ध्यान से, क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नजरों में, एंड पोजेसेस ऑल रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, जो कि आपको कंपनी में को चाहिए। तो ये तो आसान वाला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कह रहे या फिर वो
इज अभी भी, वॉज पहले, नॉट द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, कह रही वो कंपनी का प्रमोटर नहीं था, वरना वो फिर से बायस डिसीजन देगा क्योंकि उस समय पर उसके जो है लोगों के साथ बातचीत हो गई होगी। सर 3 कंडीशन सारी फुलफिल करनी है या कोई अभी तक एक? इनमें से और है बेटा, इसमें से और है, इनमें से या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए या फिर ये हो जाए, तीनों में से कोई एक चीज भी हो जाएगी, तब भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो कह रहा है जो अभी व्यक्ति को आप डायरेक्टर बनाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो आपकी कंपनी का, आपकी कंपनी या होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट, इनमें से किसी भी कंपनी का क्या नहीं होना चाहिए, प्रमोटर नहीं होना चाहिए। तो 2 चीजें देखो जरा ध्यान से। पहला व्यक्ति, मेरे साथ याद करेंगे सारे बच्चे, लेबर कॉस्टिंग की पीडीएफ नहीं भेजी मैंने, भेज दूंगा भाई, मेरे को ध्यान नहीं है अभी। सुनो ध्यान से। पहली चीज, ऐसा व्यक्ति हु इज इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कह रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ओपिनियन में वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट, वो व्यक्ति क्या करता है, इंटीग्रिटी रखता है, पोजेस करता है सारी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस, यानी कि इंटीग्रिटी रखनी है और आपके पास रखनी है अपनी सारी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस। दूसरी चीज, वो ना तो अभी है ना पहले था प्रमोटर, किस किस का, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और 4 बातें मेरे साथ हमेशा बोलेंगे, 4 आपके साथ हमेशा आएंगे। पहले इसी कंपनी का, दूसरा एसोसिएट कंपनी का, तीसरा सब्सिडियरी कंपनी का और दूसरा कौन सा वाला है, होल्डिंग। तो ना तो इसी कंपनी, ना होल्डिंग, ना सब्सिडियरी, ना एसोसिएट, कंपनी होल्डिंग एसोसिएट। देखिए कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, ये लैंग्वेज इस तरीके से लिखी होती है कि बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप अलग अलग करके लिख लेंगे, हु इज और वाज नॉट द प्रमोटर ऑफ द दिस कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, और आगे जाके मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है ताकि मुझे बार बार ना बताना पड़े। यहाँ पर कंपनी का मतलब है कंपनी, एच का मतलब है होल्डिंग, एस का मतलब सब्सिडियरी और ए का मतलब एसोसिएट है। तो ये हो गया बी का पहला पॉइंट डन। अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे, नॉट रिलेटेड टू द प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स। देखो जरा ध्यान से, मुझे पहले और दूसरे पॉइंट में कोई बच्चे डिफरेंस बताइए जल्दी से, मैं क्योंकि सुपर फास्ट स्पीड में आ चुका हूं। सारे बच्चे लाइक ठोक के बताओ जरा, बी का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है? सारी बातें तो सेम है, बोलो बोलो मेरे बच्चे बोलो। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पॉइंट नंबर फर्स्ट में और पॉइंट नंबर सेकंड में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? यस, रिलेटेड का डिफरेंस है सर। यहां पर उसे मना करना है कि तुम ना तो प्रमोटर होगे ऐसी कंपनीज का, और दूसरी चीज ना तुम्हारा कोई रिलेशन होना चाहिए प्रमोटर्स का ऐसी कंपनीज का, ना ही डायरेक्टर्स का। तो ये 2 चीजें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट, हु हैज, कह रहे उसका कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्यूनरी, जल्दी से बताइए, कोई भी बच्चा गूगल नहीं करेगा। पिक्यूनरी रिलेशनशिप कौन सा वाला रिलेशनशिप होता है, जल्दी से बताइए। हाँ कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ठीक है। नहीं हरिकेश, रिलेटिव्स की बात नहीं है, नॉट रिलेटेड है, कह रहे आप रिलेटेड नहीं है प्रमोटर से, तो उसके रिलेटेड नहीं हो सकते, ये नहीं बोल रहा, कह रहा आप रिलेटेड नहीं हो सकते प्रमोटर से। दोनों अलग बातें हैं बच्चे, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दूर कर दूं, ठीक है। रेम्यूनरेशन के अलावा मैंने 5 दिन पहले गूगल किया था। अच्छा चलो, बच्चे ने ईमानदारी से बता दिया। हालांकि एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पेक्यूनरी इज फाइनेंशियल, कोई भी फाइनेंशियल रिलेशन नहीं होना चाहिए आपका। सर किससे नहीं होना चाहिए? मैंने कहा फिर से देखो, वही गाना गाएंगे सब बच्चे, गाना गाएंगे मेरे साथ, सब बच्चे गाना गाएंगे। कंपनी पहला गाना है, दूसरा गाना होल्डिंग, तीसरा गाना सब्सिडियरी और चौथा गाना आपका एसोसिएट। कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, इसे तो रट लो आप। कोई पिक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए, या फिर उसे कोई रेम्यूनरेशन रिसीव नहीं होना चाहिए इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, यानी कि तुम्हें डायरेक्टर की कैपेसिटी में कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता और आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हो आपकी टोटल इनकम का, यानी कि 10% से ज्यादा, यानी कि नॉट एक्सीडिंग 10%, आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हो किसी कंपनी के साथ। आई होप आपको बात समझ में आती है। दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ध्यान से सुनना फटाफट से। ना तो आपको प्रमोटर होना है, दूसरी चीज किस कंपनी का सर? ना तो आपको प्रमोटर होना है कंपनी का, ना आपको प्रमोटर होना है एसोसिएट का, ना सब्सिडियरी ना होल्डिंग, और ना ही आपको प्रमोटर के साथ रिलेट करना है किसका? कंपनी का, सब्सिडियरी का, एसोसिएट का, होल्डिंग का, और आपको ना ही कोई ट्रांजेक्शन करनी है जो कि आपके 10% ऑफ इनकम से ज्यादा को दिखा रही हो, ना ही आपको कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप करना है। आई होप आपको बात समझ में आती है। ये है हमारे पॉइंट नंबर 1 2 3। अब बचा है हमारा लास्ट पॉइंट और उसके बाद चलेंगे डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन का, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के, डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन।
फ्लाइंग बर्ड कह रहे हैं सर आप जिस स्पीड से समझाते हैं कोई भी 2x पे स्पीड में नहीं देख पाएगा। हाँ बच्चे, एक दो बार बच्चों ने कोशिश की 2x की स्पीड में देख ली। मैं मलयालम बोलता हूं मैं 2x में 2x की स्पीड पे मैं मलयालम बोलता हूं, है ना, इसलिए। चलो भाई चलो। कह रहे अभी तक ये जो भी बातें थी, सुनना जरा ध्यान से, अभी तक ये जो भी बातें थी वो सारी बातें हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कही, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कही। तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये ओपिनियन में होना चाहिए, तुम प्रमोटर या उसके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, तुम्हारा कोई प्रोक्योरमेंट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हमने किसके लिए कही सर? ये सब बातें हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कही। अच्छा सर, अब जो हम बात कह रहे हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव के लिए कह रहे हैं। ध्यान से सुनना, अब जो बात मैं सी पॉइंट में बता रहा हूं आपको वो रिलेटिव के बारे में है। एक बच्चे ने कहा सर 56 लाइक हो गए, बहुत बढ़िया। बच्चे आते जा रहे जाते जा रहे, लेकिन जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें 100% समझ में आ रहा होगा। देखिए, कह रहे उनके किसी रिलेटिव को, यानी कि आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना, अगर आप किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए और आपके रिलेटिव्स चाहे तो आपको उस कंपनी से डिस्क्वालीफाई करा सकते हैं। सर कैसे, बताइए जरा। ठीक है, बताता हूं। अगर मान लीजिए आपका कोई भी रिलेटिव शेयर्स होल्ड करता है, कितने रुपए के शेयर्स होल्ड करता है सर? या तो 50 लेके 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर। यानी कि इसका मतलब क्या है? मैंने कहा मान लीजिए कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 200 करोड़ है, तो क्या 50 लाख के करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या नहीं होगा? जल्दी से बताइए। 50 लाख के अगर कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 200 करोड़ है तो क्या 50 लाख के करेगा तो क्वालिफाइड रहेगा या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? जल्दी से बताइए। एलिजिबल रहेगा या इनएलिजिबल हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बोलो मेरे बच्चे बोलो, जल्दी बताओ। बोलो, कहां रुक गए? शिखा कह रही नो, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। कोई एक बच्चा बोल दो डिस्क्वालीफाई होगा, मेरा डांटने का मन कर रहा है सुबह। भुवनेश भी कह रहा नहीं होगा। डांटने से पता नहीं अंदर से किक आती है। हाँ, कह रहे नो एलिजिबल, समझ में नहीं आया। मर्सीफुल भी कह रहे नो। मर्सीफुल नाम भूल गया मैं आपका। वेरी गुड। सब बच्चे सही बता रहे, लेकिन सब बच्चे सही बता रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है। चलो, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि वो क्या चाहते हैं आपके पास। हाँ, एलिजिबल है, ठीक है। तो आपके पास 2%, कोई बात नहीं बेटा, पॉइंट तो मैं पूछ लूंगा, टेंशन मतलब डिस्क्वालिफिकेशन आने दो तब पकड़ूंगा तुम्हें। होल्डिंग शेयर्स, नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, होल्डिंग शेयर्स, कोई बात नहीं, मैं जेन्युइन वाली डांट लगाऊंगा, है ना। यस, तो वो 2 करोड़ आ गए हैं, बट इन्वेस्टमेंट जो है 10% पे। तो आप कोई भी रिलेटिव अगर 50 लाख तक के शेयर होल्ड कर सकता है, या फिर कंपनी के 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बराबर भी होंगे तब भी चलेगा, बस ज्यादा नहीं होने चाहिए, चाहे आपकी कंपनी के, चाहे होल्डिंग कंपनी के, चाहे सब्सिडरी, चाहे आपके एसोसिएट। तो मैंने ऐसे छोटू सी लाइन बना दी है, अगर आप इसका आंसर पढ़ने जाएंगे तो भाई साहब ऐसे लिखा हुआ उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है। नहीं, ऐसे नहीं डांटूंगा मनीषा, में जेन्युइनली डांटूंगा। है ऐसे क्यों डांटूंगा? मन कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ऐसे ही थोड़ा बेस बना के डांटूंगा। फिर दूसरी चीज, ना तो उसे शेयर होने चाहिए किसी रिलेटिव के पास, ना ही इंडेप्टेड, यानी कि किसी के पास उधार भी नहीं होना चाहिए 50 लाख से ज्यादा का। अब उधार पेड अप शेयर कैपिटल पे डिपेंड नहीं करता, तो उधार 50 लाख से ज्यादा होते ही आप हो जाएंगे क्या इनएलिजिबल। लेकिन उधार के लिए कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट के साथ साथ आपने किसी डायरेक्टर से उधार नहीं लिया और किसी प्रमोटर से उधार नहीं लिया। ऐसी डांटिंग, ठीक है। क्या मेरी बात समझते हो? ये होल्डिंग शेयर है, ये इंडेटनेस है। नेक्स्ट, आपने गारंटी नहीं दी है 50 लाख से ज्यादा की। और खास बात देखो, सभी में अगर अमाउंट देखोगे आप तो सभी की अमाउंट कितनी है? 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ना तो आपको कभी उधार देना है। अगर किसी बच्चे ने ऑडिटर की क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ रखी है तो उसे समझ में आएगा कि इंडेप्टनेस होल्डिंग शेयर्स का क्या मतलब है। इंडेप्टेड तो 50 लाख से ज्यादा, गारंटी 50 लाख से ज्यादा नहीं देनी है। किसमें, किसको नहीं देनी है गारंटी? कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, डायरेक्टर, प्रमोटर और थर्ड पार्टी को नहीं देनी है। और लास्ट, कोई भी आपका पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। आपकी इनकम के ग्रेटर देन इक्वल टू 2% ऑफ टोटल टर्नओवर और टोटल इनकम, व्हाटएवर द केस, आपका नहीं होना चाहिए, चाहे कंपनी हो, होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, डायरेक्टर हो, प्रमोटर हो। ये 4 बातें हैं, जल्दी से ध्यान से सुनिए। पहली चीज, किसी भी रिलेटिव को शेयर नहीं खरीदने हैं।
दूसरी चीज किसी भी रिलेटेड को बोलना, उदाहरण ना ले ले, गलती से मारूंगा बहुत। और तीसरी चीज किसी को गारंटी नहीं देनी है आपको, बात खत्म। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, टफ वाला पूछूंगा, वो डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर्स में पूछूंगा। बस सभी को बोल दो 50 लाख के अंदर अंदर रहे, 50 लाख को क्रॉस ना करे। और पेड अप शेयर कैपिटल के लिए सिर्फ 50 लाख नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल के लिए 2% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है। और जो आपका पिक्यूलियर रिलेशनशिप है उसमें भी आपके 2% ऑफ द टर्नओवर और आपकी इनकम से रिलेटेड है। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आ गई। आगे चलो, अब बोलो सारे बच्चे, क्या मैं आपको जो इस एग्जाम में आने के मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन, इसे स्टार्ट कर दूं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो सर, स्टार्ट करो। क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन, मिनिमम, मैक्सिमम, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब देख लिया है। अब एक बार मेरा मन है किसको डिस्क्वालीफाई करो, एक बार उसको, क्योंकि इसमें मैं सवाल भी पूछ सकता हूं। बोलो बच्चे, बोलो बोलो सर, स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। 11 मिनट के अंदर हमें ओवर करना है फिर। चलो सब बच्चे बोलो सर, स्टार्ट करिए। बोलो बच्चे बोलो, कर दो स्टार्ट। आर्यन कह रहा है, आर्यन क्या तुम्हारा पहला मैसेज है और क्या तुमने लेट ज्वाइन किया? आर्यन तुम बताओ, फिर मैं तुम्हें ही डांट दूंगा, बात ही खत्म। बोलो आर्यन। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, रिलेटिव कंपनी होनी चाहिए, नॉट डायरेक्टर। हाँ कर दो स्टार्ट। चलो आर्यन, तुमने लेट ज्वाइन किया है या तुम मैसेज नहीं कर रहे थे? पहले तुम बता दो तो शुरुआत ही डांट से कर दूंगा मैं। चलिए क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, और मैं चाहता हूं आप ऐसा ही आंसर लिखें एज इट इज, जैसा कि इंस्टीट्यूट चाहता है। क्या है? एन्यूमरेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग द सर, इससे पहले टीवी में देख रहा था, मैंने सिर्फ 5 मिनट लेट ज्वाइन किया। चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट तो हमने स्टार्ट ही 5 मिनट बात किया था। रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कह रहे बताइए डायरेक्टर कैसे डिस्क्वालीफाई होता है, ये बताइए। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमें आंसर लिखना है, और कितना आसान है देखो डिस्क्वालिफिकेशन, और एग्जाम में आता है। देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कह रहे एज पर सेक्शन 164। सारे बच्चे याद रखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन। मैं बहुत कम सेक्शन बताता हूं आपको, लेकिन सारे बच्चे याद रखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन। और एक बच्चा कह रहा है सर 60 लाइक हो गए हैं, ऐसे ही पढ़ाते रहिए, बढ़िया वाली बात है। प्रोवाइड दैट द पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ, वो क्या है ध्यान से देखिए, अगर कोई व्यक्ति पागल है तो क्या उसे हम डायरेक्टर रखेंगे? नहीं। तो ये तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर नहीं हो सकता, डायरेक्टर कहां से बनेगा? ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पता है इसका क्या मतलब है? पता है इसका क्या मतलब है? अगर आप ये बात न लिख के खाली अनसाउंड माइंड लिख दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। बताओ कैसे? बताओ कैसे? आपकी मम्मी से अगर मैं पूछूं कि बताओ आप इंटेलिजेंट है या क्या है, तो कहेंगे पागल है। तो क्या उन्होंने पागल बोल दिया तो आपको अनसाउंड माइंड बोल दिया जाए? नितिन कह रहे कौन सा सब्जेक्ट है बच्चे? लॉ है। बोलो 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 फटाफट से। किसी से भी पूछो, आप अपने दोस्त से पूछो, अपने दोस्त के बारे में अगर किसी ने आपसे पूछ लिया आपके दोस्त के बारे में कि ये बताइए क्या इंटेलिजेंट है यार, पागल है ये, तो क्या हम पागल मान लें? जी नहीं, उसे अनसाउंड माइंड का जो बोला गया है वो कंपिटेंट कोर्ट ने बोला है। कह रहे अनसाउंड माइंड है, किसके कंपेरिजन, किसके बिहाफ पे? कोर्ट ने। हाँ कोर्ट ने बोला है। हाँ तो पूरी बात लिखनी। कई बच्चे बोल देते हैं अनसाउंड माइंड, भाई तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा, कंपिटेंट कोर्ट बताती है उसमें। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ। दूसरा पॉइंट कह रहे एक तो पागल ना हो, दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना हो। कह रहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट? कह रहे उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है लेन देन के मामले में और लोगों के पैसे नहीं दे रहा। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ। तो इसे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो ना तो पागल होना चाहिए, है ना? बताओ इंसॉल्वेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? एक तो दिवालिया कहते हैं। यार पागल मत बोलो, वही लिख दूंगा। अच्छा बोलो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को फटाफट से बताइए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को या इंसॉल्वेंट को दिवालिया घोषित करने के अलावा क्या बोलना चाहिए बताइए? हिंदी वर्ड बताइए कोई अच्छा सा। और मैं यहां पर लिख रहा हूं पागल नहीं होना चाहिए, तो हिंदी में क्या लिखो बताओ? इंसॉल्वेंट को कड़का, कड़की होता है, कड़का क्या होता है? देखते तो हिंदी कितनी अच्छी है। कंगाल, हाँ कंगाल भी सही है, कंगाल लिख रहा हूं मैं, कंगाल सही वर्ड है। वेरी वेरी गुड। चलिए मुझे थर्ड पॉइंट का मतलब कोई बच्चा बताएगा? कह रहे ये तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट था। ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। कह रहे भाई साहब ये कोर्ट के पास खुद गया है अप्लाई करने, कह रहे मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दीजिए। क्या मेरी बात समझ में? गरीब हो गया, गरीब तो नहीं भाई, हाँ कंकाल, कंकाल हो गया, कंगाल है भाई, क्या बात कर रहे हो? कंकाल कहाँ है? नालायक। चलिए
तो दूसरे वाले केस में वो खुद जा रहा है कोर्ट के पास कि भाई साहब मुझे ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट और उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। तो जब तक विजय माल्या भी बोल दो सर, हाँ, तो जब तक ध्यान से समझिए, जब तक उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और पता चले कोर्ट उसे जो है इंसॉल्वेंट बता दे, तो तब तक आप उसे रुक जाइए, होल्ड कर लीजिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। क्या पॉइंट है सर? इसके लिए भी क्या बोले, थर्ड पॉइंट के लिए क्या बोले? कंगाल होने की एप्लीकेशन दी है, कंगाल होने की एप्लीकेशन दी है उसने। ऐसे याद रखेंगे। तो ना तो पागल होना चाहिए, ना कंगाल होना चाहिए, और ना ही कंगाल होने की एप्लीकेशन देंगे। हाँ, वेरी वेरी गुड। अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट में, इसकी भी हिंदी लिखेंगे हम साथ में। कह रहे ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस, और उसे जेल भी हुई है इन रिस्पेक्ट देयरऑफ टू द इम्प्रिजनमेंट, क्या उसे जेल भी हुई है फॉर नॉट लेस देन 6 months, यानी कि 6 months की जेल नहीं हुई है, मतलब 6 months से कम से कम उसकी जेल हुई है, उससे कम की नहीं। एंड अ पीरियड ऑफ 5 years have elapsed from the date of expiry of the sentence। यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, provided that if a person has been convicted of any offense and sentenced in respect of thereof to the imprisonment for a period of 7 years or more, 7 साल या उससे ज्यादा का अगर उसने मान लीजिए जेल में गया है, तो he shall not be eligible to be appointed as a director in any company। मैंने कहा भाई यहां पर हो गई बात गड़बड़ वाली, ये मुझे आपको समझानी पड़ेगी। एक तो लेस देन 6 months से, और पीरियड ऑफ कितने दिन, और 5 साल एक्सपायर नहीं हो गए हैं, और 7 साल वाला। तो इसमें 3 बातें हैं, देखो जरा सारे बच्चे ध्यान से, इसमें 3 बातें हैं जो मुझे बतानी है आपको। एक तो 6 months का क्या चक्कर है सर, ये बता दो। 5 years का क्या चक्कर है सर, ये बता दो। और 7 साल का क्या चक्कर है, ये बता दीजिए। ये तीनों बातें आपको समझने की जरूरत है। सारे बच्चे मेरे साथ ध्यान देंगे, फटाफट से देखिए। हाँ, छोटा सा पॉइंट है, कोई बात नहीं। वैसे तो आपने बता दिया, धन्यवाद। दरख्वास्त, क्या बात है, एक बच्चे ने बड़ा सुंदर वर्ड यूज किया है, भुवनेश ने, दरख्वास्त। 6 months, 5 years और 7 years, इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चे को। तो मैं आपको थोड़ा सा नंबर लाइन बनाकर बताने की कोशिश करता हूं कि इन सभी का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को जेल हुई 1/1/2020 में, है ना, या कोर्ट केस हुआ, यहां पर कोर्ट केस हुआ, और उसे सेंटेंस टू जेल, यानी कि जेल की जो उसे इम्प्रिजनमेंट बताई गई, वो बताई गई 1/5/2020 को। ठीक है सर, कितने महीने की बताई गई? फॉर 5 months। इसका मतलब वो जेल से कब छूटेगा? मैंने कहा भाई इसका मतलब वो जेल से छूट जाएगा 1/10/2025 को, 1/10/2020 को, 5 महीने के लिए गया है ना। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर 5 साल ऐड कर दूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, अगर मैं यहां पर 5 साल ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 1/10/2025। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मैं अब उसे डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सीधा सीधा सवाल है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि मैं ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आपसे इसमें पूछने वाला हूं। मैंने बोला था ना मुझे डांटने का मौका मिलेगा, यही है वो दिन। फटाफट से बताइए, क्या 1/10/2025 के बाद मैं उसे डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं या नहीं? जल्दी से बताइए सारे बच्चे। एक 10/2025 के बाद, ऐसा लिख के बताओ, 1/10/2025 के बाद, ऐसा लिख के बताओ कि आप 1/10/2025 के बाद उसे अपॉइंट कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, वेरी वेरी गुड। लेकिन वो कभी डिस्क्वालीफाई हुआ ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? सारे बच्चे नालायक, सारे बच्चे नालायक। हाँ तनुश्री, और अंडरलाइन कर दिया तुमने इस बात को, नालायक। उसे जेल कितने महीने की हुई है देखो ना, 5 महीने की। तो जैसे ही जेल से वापस आएगा, यहीं से वो क्वालिफाई करता है, यहीं से डिस्क्वालिफिकेशन हट जाती है। भाई साहब जरा ध्यान से सुन लो आप मेरी बात को, क्या कह रहे हैं वो? कह रहे भाई साहब जेल हुई 5 महीने की, और आपका जो पहली लाइन है उसमें क्या लिखा गया है कि हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, कोई इंप्रिजनमेंट हुई है
फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स और उसके बाद 5 ईयर लैप्स हो गए, तो अगर उसे जेल ही 5 महीने की हुई है तो जैसे ही जेल से बाहर निकलेगा, जैसे ही जेल से बाहर निकलेगा क्वालिफाई हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई होगा नहीं, और कोई भी नंबर ऑफ कूलिंग पीरियड लगाने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बोलो अब, नालायक बच्चे, अब आए ना मुझे मजा, नालायक नालायक बच्चे बोलो, मेरे बच्चे बोलो। मैंने देखा था भुवनेश, मैंने बोला नहीं चाहा, आपके मैसेज को बोल देते तो बाकी बच्चे पकड़ लेते ना बात को। आप सारे सॉरी बोलो तब आगे चलूंगा मैं। और ये बोलो सर एक और पूछो फिर, बोलो बेटा। हाँ वेरी वेरी गुड। हाँ शिखा ने भी सॉरी बोला, वेरी वेरी गुड। अब पता नहीं अंदर से एक अलग अलग ऊर्जा आ गई है मेरे अंदर, अब मैंने आपको डांट दिया है। पॉइंट नंबर बी में अगर 7 मंथ्स की जेल होती, अगर 7 मंथ्स की जेल होती तो वो अगले 5 साल तक यानी इम्प्रिजनमेंट से, जिस दिन से कोर्ट केस हुआ है या जिस दिन से जेल हुई है, तो सर जिस दिन से जेल हुई है उस दिन से 7 महीने की जेल जब हुई है, जब 7 मंथ्स एक्सपायर कर जाएंगे, जब वो जेल से बाहर आ जाएगा तो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक वो डिस्क्वालीफाई रहता है। इसका मतलब ये है नेक्स्ट 5 ईयर्स तक वो डिस्क्वालीफाई होता है, और जैसे ही 5 साल, ध्यान से सुनना, जैसे ही 5 साल खत्म हो जाते हैं तब वो उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स तक वो डिस्क्वालीफाई रहता है, जिसके बाद जाके वो क्या कर सकता है, फिर वो क्वालिफाई कर जाता है। आप चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं, गलती इंसान से होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पश्चाताप के लिए उसे जेल का समय दे दिया हमने और 5 साल से ज्यादा का समय दे दिया कूलिंग ऑफ पीरियड, है ना। एक और पूछो गौरव, बताओ। एक व्यक्ति है इसी केस में, पॉइंट नंबर सी में, उसे 8 साल की सजा हुई है, 8 ईयर्स ऑन कौन सी तारीख को सजा हुई सर, 1/10/2015 को, और 8 साल एक्सपायर होते हैं, बताइए कब, 1/10/2023 को। इसके बाद 5 साल जो है वो एक्सपायर होते हैं 1/10/2028 को। तो बताइए जरा वो इनमें से कौन सी डेट्स के बाद, इस डेट के बाद या इस डेट के बाद वो एलिजिबल होगा, 1/10/2023 के बाद या 1/10/2028 के बाद, बोलो। पूछ लिया मैंने सवाल, पूछ लिया सवाल। रवि शर्मा, गौरव, सोनम, अब बच्चे आंसर कर रहे हैं, अब बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड। वेरी वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब बच्चे मेरी बात को समझ गए हैं। तो जैसे उसे 8 साल की सजा हुई तो वो परमानेंट डिस्क्वालीफाई हो गया, यानी कि डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ टाइम, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन। और ये डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इस बात को ध्यान से सुनेंगे। तो 6 मंथ्स जो है इम्प्रिजनमेंट टाइम है, कि इससे ज्यादा, इससे कम की जेल नहीं होनी चाहिए, 6 मंथ्स या उससे ज्यादा इम्प्रिजनमेंट। 5 ईयर्स इज द कूलिंग ऑफ पीरियड, यानी कि जब इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाएगी उसके 5 साल तक कूलिंग ऑफ पीरियड या डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड। ठीक है, और एक बार जब मैं आपको समझा दूंगा तो आई होप आपको एग्जाम तक अब याद रहने वाला है, पहले का मुझे पता नहीं। 7 ईयर्स इज द मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट है, जिसके बाद लाइफ टाइम बैन लग जाता है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। अब बोलो सर एक क्वेश्चन पूछो और फिर आगे बढ़ो। 2-3 छोटे छोटे पॉइंट सर, खत्म हो गया, बोलिए। 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स है और खत्म हो गया। हाँ, दूध में मक्खी तरह निकाल देंगे। 7 साल या 7 साल से ज्यादा की प्रेसिडेंट हुई तो हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई। अब बोलो सर क्वेश्चन पूछो। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा ही नहीं, अब मैं ओरली क्वेश्चन बोलूंगा। बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो तुम, फटाफट से बताएंगे। हाँ हाँ, रीअपॉइंटमेंट और कैजुअल वैकेंसी को फिल करना सभी इंपॉर्टेंट है। सर मैं ये भूल जाता था लेकिन आपने ऐसे बताया, अब सब नहीं भूलूंगा। थैंक यू। ओके, बचपन से रेडी हैं। रुको, चलो पूछ रहा हूं मैं। एक व्यक्ति को सजा हुई 1/4/2014 को 6 साल की। मैं ओरली पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति को सजा हुई 1/4/2014 1/4/2014 को फॉर 6 ईयर्स की सजा हो गई उसको। अब वो अगली बार कब एलिजिबल होगा, इतना पूछा है मैंने आपसे। अब देखते हैं
1/4/2014 को उसको 6 साल की सजा हुई। अब वो अगली बार कब एलिजिबल होगा, सवाल ये है। देखते हैं डेट बता दीजिए कि इस डेट के बाद वो अब दोबारा से क्वालिफाई हो जाएगा। सजा 6 साल की हुई। चेक करते हैं आपकी कैलकुलेशन। बच्चे डेट बतानी, सुनो। अरे भाई वो तो मेरे को भी पता है यार, प्रोविजन डेट बतानी है आपको। नालायक हर्ष, नालायक फ्लाइंग बर्ड, नालायक शिखा, डेट बतानी है। रवि नालायक, डेट बतानी है भाई। डेट मैंने क्लियरली बताया किस डेट के बाद वो एलिजिबल होगा। भुवनेश ने एक डेट बताई है, गौरव ने एक डेट बताई है, शिखा फिर से नालायक, डेट नहीं बता रहे तुम, बस प्रोविजन बताए जा रहे हो। 1-4 कह रहे बच्चे, कुछ कह रहे हैं 1-4 से। बाकी बच्चे चुप इसलिए हैं, कह रहे सर नालायक बोले, इससे अच्छा है चुप रहो, बाकी बच्चों का आंसर देख के बता देंगे। हाँ अब बच्चे डेट बताने लगे। तो हमारे बच्चे भाई डेट क्यों नहीं बता रहे? क्या ये नालायक बात कर रहे हैं? चेक करता हूं एक बार। हाँ सारे बच्चों का अब आंसर आ रहा है। कह रहे हाँ सर ये आंसर है। वेरी वेरी गुड। प्राची कब तक देखते रहोगे? डेट क्यों नहीं बता रहे तुम? तो जब 1/4/2014 को हुआ तो 6 साल की इंप्रिजनमेंट गई 1/4/2020 तक, और 5 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद यानी इन एलिजिबिलिटी पीरियड के बाद 1/4/2025 को जो है वो क्या हो जाएगा सर? 1/4 नहीं तनुश्री गलत, मैंने कहा 6 साल के लिए जेल गया है। तो पहले तो 1/4/2014 के 6 साल निकालो। हाँ प्राची पहले 1/4/2004 के 6 साल निकालो, ठीक है। आप जेल वाली डेट बताओ। जेल वाली डेट तो बताई थी ना मैंने, 1/4/2014। उसके बाद 6 साल लगाएंगे तो 1/4/2020 हो गया, और 5 साल लगाएंगे तो 1/4/2005। जी हाँ जेल गया था वो, जेल 1/4/2014 को जेल हुई थी उसे। मैंने ये भी बताया आपको कितने साल की, 6 इयर्स की जेल हुई है, और 6 इयर्स की जेल खत्म होती है 1/4/2020 को, और उसके बाद 5 साल तक वो एलिजिबल नहीं हो सकता। तो 1/4/2025 को वो एलिजिबल होगा दोबारा, यहां पर भी इन एलिजिबल रहेगा। ये था क्वेश्चन। अच्छा तनुश्री कह रही है चलो, तो हमने कहा भाई क्या क्या नहीं होना चाहिए जल्दी से बता दीजिए। वो पागल नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज कंगाल नहीं होना चाहिए, खुद एप्लीकेशन नहीं दे रहा कि मुझे कंगाल कह दो, और ये एक कुछ बातें हैं 6 महीने की, और कौन सी 5 साल की और 7 साल की, वो सारी बातें हमने कर ली है। कह रहे नेक्स्ट सर, उसके बाद मैंने कहा फिर तो आसान बातें, और ये आपके एग्जाम में पूरे चांसेस आने के। एन ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हैज बीन पास्ड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड द ऑर्डर इज इन फोर्स। कह रहे भाई साहब कोर्ट ने कहा है इस गधे को अगले 6 साल तक कोई डायरेक्टर ना बताए। हाँ कोई बात नहीं दूसरे, कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि इस गधे को कोई डायरेक्टर ना बनाए अगले 5 साल 6 साल के लिए। तो बस जितने साल के लिए कोर्ट ने कहा उतने साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट वो कौन है? वो पैसे रोक लेता है लोगों के। वो क्या करता है? वो पैसे रोक लेता है, यानी कि क्या है वो? पैसे रोक लेता, डिफॉल्टर है, पैसे नहीं दे रहा। अब पैसे नहीं दे रहा और कंगाल में फर्क होता है। कंगाल का मतलब है पैसे है नहीं, पैसे नहीं दे रहा वर्ड का मतलब है कि पैसे उसके पास है, दे नहीं रहा। चलिए तो क्या है क्वेश्चन? ही हैज नॉट पेड एनी कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय हिम whether alone or jointly with others and 6 months have been elapsed from their last date for fixed for payment of calls। यानी कि वो पैसे नहीं दे रहा, और उसके साथ साथ लिखिए 6 महीने से 6 महीने हो गए और पैसे नहीं दे रहा। ये है पूरा पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो उसने कॉल्स नहीं दी, ड्यू डेट आ गई है, ड्यू डेट से 6 मंथ्स काउंट कर लीजिए। जैसे ही 6 मंथ्स एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई होगा। ड्यूरिंग दो 6 मंथ्स ही विल बी क्वालिफाइड। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो ड्यूरिंग दो 6 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ही विल बी व्हाट? ही विल बी क्वालिफाइड, बट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये वाला पॉइंट था। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ कह रहे बात। और सर मैंने कहा और उसे फिर से कोई जेल ना हुई हो, ऑफेंस related party transaction under section 188 at any time during the last preceding 5 years। तो अगर पिछले 5 साल में अगर उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए जेल भेजा गया है
5 साल जस्ट प्रीवियसली प्रीसीडिंग, यानी कि हम जिस साल की बात करें 1/4/2005 में अपॉइंट करना चाहते हैं, यानी 25-26 में अपॉइंट करना चाहते हैं, तो अगर पिछले 5 सालों में उसे जेल हुई है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के कन्विक्शन को लेकर, तो वो लाइफ टाइम बैन रहेगा। तो वो लाइफ टाइम बैन रहेगा। क्या लाइफ टाइम बैन रहेगा? बताइए, क्या वो लाइफ टाइम बैन रहेगा? मैंने क्वेश्चन लिखा है यहां पर, क्या वो लाइफ टाइम बैन रहेगा? बताइए। हाँ, गौरव कह रहा है अगर आप जज होते तो लोगों को सजा से ज्यादा आपकी बातों में मजा आता। तो डायरेक्टर की केस स्टडी ला सकते हैं, रिसेंट के दोनों एमटीपी में केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन है। हाँ, अगले नेक्स्ट किसी लाइव में जब केस स्टडीज करवाऊंगा तो इसकी केस स्टडीज उठा लेंगे, ठीक है। चलिए, ये नहीं बताया किसी ने लाइफ टाइम बैन होगा या नहीं हो, तो आपको बस ये देखना है कि जिस साल में आप ये कह रहे हो उससे जस्ट 5 साल पहले उसे सजा ना हुई हो, बात खत्म। अगर मैं 2030 की बात करूं तो 2025 तक उसे कोई सजा नहीं हुई थी, उससे पहले सजा हुई थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लाइफ टाइम नहीं, 5 साल तक भी नहीं। आपको जिस ईयर में चेक करना है उस ईयर से पिछले 5 साल देखिए। हाँ, तनुष रिपीट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसी व्यक्ति को, इसे मान लीजिए मैंने कहा 2 साल की सजा हुई थी, ठीक है। 2 साल की सजा का मतलब मैंने कहा 2024 में से 2 साल की या 2023 में से 2 साल की सजा हुई है, तो 2025 तक तो ये जेल में ही होगा। तो 2025-26 से जब मैंने पिछले 5 साल उठा के देखा तो उसमें उसे सजा हुई थी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की। हाँ, क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, लेकिन अब मैं आ गया 2030 में। 2030 में पिछले 5 साल जब मैं देखूंगा तो 1/4/2025 से पहले उसकी कन्विक्शन पूरी हो गई थी। तो क्या पिछले 5 साल में उसे जेल हुई है या उसे सेंटेंस हुआ है? नहीं हुआ। तो 2030 में वो क्या रहेगा? 2030 में वो क्या रहेगा सर? 2030 में वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो पिछले 5 साल देखने से जेल नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। नेक्स्ट कह रहे उसने 152 के प्रोविजन को नहीं फॉलो किया है और 165 के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, बस 2 तो सेक्शन याद रखने हैं। अब सारे बच्चे मेरे साथ पॉइंट्स याद करेंगे और पहले पॉइंट गिनेंगे कि पॉइंट है कितने सर। एक तो पॉइंट ये रहा पॉइंट नंबर 1, दूसरा पॉइंट ये रहा पॉइंट नंबर 2, तीसरा पॉइंट ये रहा पॉइंट नंबर 3, चौथा पॉइंट ये रहा पॉइंट नंबर 4, और हमें सारे याद होने चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 5, फिर पॉइंट नंबर 6, फिर पॉइंट नंबर 7, और 2 तो सेक्शन वाले पॉइंट है। क्या मेरी बात समझ? तो 2 सेक्शन वाले 152 और 165, उसके अलावा हमें 7 पॉइंट्स याद रखने हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। 7 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले पॉइंट में भाई साहब वो क्या है? वो पागल नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में वो क्या नहीं होना चाहिए? मैंने कहा भाई साहब वो वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कंगाल नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, हाँ, मेरी बात समझ में आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि उसने एप्लीकेशन नहीं दे रखी कि मुझे कंगाल घोषित कर दीजिए। ये 3 पॉइंट हो गए। अच्छा, उसे जेल नहीं होनी चाहिए 6 महीने की कम से कम, 5 साल तक फिर नहीं रहेगा। कन्विक्शन जब एंड होती है उसके बाद से कूलिंग ऑफ पीरियड, और अगर 7 साल की जेल हुई थी तो कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है सर, फिर ये कितने पॉइंट हो गए? मैंने कहा सर ये हो गए मेरे आप 4 पॉइंट्स। अब बताइए, मैंने कहा और वो डिफॉल्टर नहीं है, वो पैसे रोक रहा है, कंजूस है, वो पैसे नहीं दे रहा है हमारे, और 6 महीने हो गए, तो यानी कॉज जो है उसकी वो वाली ड्यू डेट वाली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सर कितने पॉइंट्स हो गए? सर 5 पॉइंट्स हो गए। अब मुझे कितने पॉइंट्स बताने हैं? 2 पॉइंट और बताने हैं। पहला पॉइंट ये है कि उसे सजा नहीं होनी चाहिए रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर, ठीक है सर। और किसी कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया है कि इस गधे को कोई भी डायरेक्टर नहीं बनाएगा। और ये आपका 7 नंबर का, और सत्यनारायण की कथा होती है खत्म।